हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्यूर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट स्टेप जो था हमारा फॉल्ट एनालिसिस का था, सेकेंड स्टेप जो था फॉल्ट लोकेशन का था और थर्ड स्टेप था फॉल्ट रिपेयर का या फिर करेक्शन का या फिर रिप्लेसमेंट का, और चौथा जो स्टेप था वो था हमारा रिपेयर वेरिफिकेशन का। तो ये स्टेप थे ट्रबल शूटिंग के प्रोसीड्यूर का। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं और उन सारे प्रोसेस जो ये 4-5 प्रोसेस हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इस वाले से वहां पे तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर लिखने के लिए आएगा तो आप उसको फ्लो चार्ट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। हर एक के बारे में मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, 1-2 लाइन जो आप अपने मन से वहां पे लिख सकते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस क्या है, फॉल्ट लोकेशन क्या है और फॉल्ट रिपेयर क्या है और फिर फॉल्ट वेरिफिकेशन क्या है। इन सभी के बारे में मैंने वहां पे थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन वो तो वहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा वो बताया था। पर यहाँ पे जब हम उसको हर एक स्टेप को डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होता है और वो क्वेश्चन जो एराइज होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फ्लोइंग टर्म। शॉर्ट नोट कहिए या फिर टेक्निकल नोट कहिए, ये हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें 2-3 टर्म दिए हुए रहते हैं और अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो बोलेगा कि किन्हीं 2 पे लिखिए, या 6 नंबर में पूछा जाएगा तो बोलेगा कि किन्हीं 3 पे लिखिए, ऐसा। तो यहाँ पे ये जो हर एक प्रोसीड्यूर है, ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसीड्यूर है उसके जो हर एक टर्म है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस हो गया, सेकंड में हो गया फॉल्ट लोकेशन और थर्ड में क्या था फॉल्ट रिपेयर और फोर्थ में क्या था फॉल्ट वेरिफिकेशन। ये चारों जो टर्म है इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखने को मिल सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और ये जब भी बनेगा तो अगर कोई 2 पे लिखने के लिए कहेगा तब 4 नंबर में बनेगा और जब 3 पे लिखने के लिए कहेगा तो 6 नंबर में बनेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया क्या क्वेश्चन बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सारे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो प्रोसीड्यूर होता है ट्रबल शूटिंग का वो फर्स्ट है क्या है फॉल्ट एनालिसिस, कि फॉल्ट क्या है, कहां पे है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में जानना। आप कस्टमर से भी उसके बारे में जान सकते हैं कि क्या खराबी है, उससे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके वो इंफॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि हम लोग फॉल्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए एक रेडियो रिसीवर है जो हमारे पास हमारे घरों में यूज होता है। रेडियो को ही लाइक एज ए रिसीवर वो होता है क्योंकि वो किसी सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, तो उसको हम लोग रेडियो रिसीवर के नाम से जानते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं उसको रेडियो। ठीक है, तो चलिए आइए एक रेडियो के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या डिटेल वर्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ये है रेडियो और रिसीवर की तरह ये वर्क करता है। क्योंकि ये हम लोग रिसीवर यूज करते हैं तो ये हो गया रेडियो रिसीवर। और इसमें एक क्या होता है, एक एंटीना लगा हुआ होता है जिसको हम लोग RX एंटीना के नाम से जानते हैं, RX एंटीना के नाम से जानते हैं। और इस रेडियो रिसीवर में 2 ट्यून मतलब कि 2 टर्म होता है, एक क्या होता है हमारा ट्यूनर और एक होता है हमारा वॉल्यूम। ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया हमारा ट्यूनर। और यहां पे एक पास बैंड दिया हुआ रहता है जिसमें ऐसे ऐसे मेजर दिया हुआ रहता है और एक डंडी दिया हुआ रहता है जो कि आगे पीछे होता है। जैसे ही ट्यूनर की मदद से हम लोग आगे पीछे करते हैं तो ये डंडी आगे पीछे होता है। समझिएगा, इसका प्रोसेस समझिएगा। रेडियो का यूज हम लोग करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को कैच करके और एंटरटेनमेंट करने का काम करते हैं। इसके मदद से हम लोग अलग अलग चैनल पे समाचार सुन सकते हैं, फिर आप सॉन्ग सुन सकते हैं, फिर नाटक वगैरह, सब अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, उनका आनंद हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक रेडियो है हमारे घर में, मैं क्या हूं कस्टमर, लाइक एज ए यूजर, एक यूजर हूं क्या, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का
मैं क्या कर रहा हूं, एक रेडियो का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने घर में। ठीक है, समझिएगा इन बातों को समझिएगा। एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है और इससे रिलेटेड हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आपको यहाँ पे फिगर में ऊपर में दिख रहा होगा आरएक्स एंटीना वगैरह, ये सब सारा कुछ हाँ क्लीन है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्या होता है रेडियो, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में फुल डिटेल समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ घर में जो होता है वो, पर इसके इंटरनल सर्किट को हम एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आगे फुल ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाने में आसानी होगा। तो समझिएगा, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है रेडियो रिसीवर का वो होता है हमारा एंटीना, और ये क्या है हमारा आरएक्स एंटीना। ये क्या है हमारा आरएक्स एंटीना। और इसके बाद सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर। ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर, सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद होता है हमारा मिक्सर। मिक्सर होता है, और मिक्सर को एक और इनपुट मिलता है ऑसिलेटर की मदद से। ऑसिलेटर। इसके बाद मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद हमारा होता है डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर नहीं होगा, आईएफ एम्पलीफायर होगा, आईएफ एम्पलीफायर। आईएफ एम्पलीफायर, इसके बाद होगा डीमोडुलेटर। और इसके बाद होगा हमारा पावर और वोल्टेज। वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। और इसके बाद होगा हमारा स्पीकर। क्या होगा, स्पीकर। ये होगा हमारा स्पीकर। और इस तरह से एक हमारा क्या है रेडियो रिसीवर का सर्किट है जो कि कंप्लीट बन पाता है। उसको हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम की मदद से देख रहे हैं। आपका हर एक ब्लॉक डायग्राम सही से क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इसके प्रोसेस को। फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं सर, तो फॉल्ट एनालिसिस में अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का गड़बड़ी हो गया है तो उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी हुआ है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट तरह का प्रोसेस को एम्प्लाई करते हैं। और ये जो फॉल्ट को समझने का काम जो करता है वो कौन करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, जो कि इस सर्किट के बारे में एक गुड नॉलेज रखता है। उसके पास इस सर्किट के बारे में एक अच्छी जानकारी है। उन जानकारियों के आधार पे वो क्या करता है, फॉल्ट को पहचानने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। ठीक है, कैसे सर ये बताइए। देखिए आप पहले समझिए कि रेडियो होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने यूज किया होगा, कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, लेकिन समझिए कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए इस रेडियो में क्या है, एंटीना है। इस एंटीना की मदद से ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा। लेकिन सर ये रिसीवर जो है, रेडियो जो है, वो कौन सा सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये वही सिग्नल को रिसीव करेगा जिसके लिए हम इसका फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए ये है ट्यूनर। ये क्या है हमारा ट्यूनर, दो नोब होता है, एगो वॉल्यूम वाला और एगो ट्यूनर, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन। तो एक घुमाते फिराते हैं तो ये वाला डंडिया आगे पीछे मूवमेंट करता है, और जितना हमरा पे करना है सिलेक्ट, मान लिया चाहे 100.9 मेगाहर्ट्ज पे हम सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बसता है विविध भारती। तो देखिए ये जैसे 100, ये जो डंटिया है घूम के 100.9 पे आ गया, मान लिया चाहे यहाँ पे आ गया, यहीं पे क्या है 100.9। तो ये 100.9 को हम इसको घुमा के सिलेक्ट कर दिए। जैसे सिलेक्ट किए तो ये एंटीना क्या करेगा कि 100.9 वाला सिग्नल को ही रिसीव करेगा, इसके अलावा सारा सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। क्या सर इस एंटीना के पास एक से अधिक सिग्नल आ रहा था, तो जी हाँ, आप किसी भी इलाके में हैं, अगर आपका उस इलाके में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वहां पे एंटीना लगा हुआ है, तो एट ए टाइम उस एंटीना पे सिर्फ वही सिग्नल नहीं और भी बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं।
तो यही कारण है कि एट ए टाइम किसी भी एंटीना पे एक से अधिक सिग्नल आते हैं, क्योंकि उस इलाके में एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मोबाइल फोन। एक से अधिक, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आप रेडियो जिस इलाके में यूज कर रहे हैं उस समय एट ए टाइम कोई मोबाइल भी से भी बात कर रहा होगा तो उसका भी सिग्नल उस एरिया में फैला होगा, बट एक सिस्टम जो है उसी सिग्नल को रिसीव करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे हम उस सिस्टम को ट्यून्ड करेंगे। तो ये ट्यूनर की मदद से घुमा करके हम क्या किए, 100.9 पे फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन कर लिए। इस एंटीना के द्वारा ये क्या होगा, 100.9 वाला सिग्नल ही रिसीव होगा। ठीक है, इस ट्यूनर की मदद से रिसीव हो गया। अब जैसे ही 100.9 वाला सिग्नल इस एंटीना की मदद से रिसीव हो गया, तो रिसीव होने के बाद क्या होता है समझिएगा। एक ट्यूनर जो है वो 2-3 वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ट्यून्ड आरएफ सेक्शन लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम हो गया ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो देखिए ये जो ट्यूनर है, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये 2-3 काम करेगा। कौन कौन काम करेगा, तो पहला फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का, पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का काम। ठीक है, एंड अदर फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन, एंड अदर फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। यहां पे लिखिए ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन एंड अदर फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। देखिए ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन कहने का मतलब इस ट्यूनर की मदद से जिस फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट किया है उसी फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करने का काम करेगा, और इसके अलावा जितने भी सिग्नल होंगे उन सभी को ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो पहला काम तो हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन कर रहा है। उसके बाद समझिएगा, जैसे ही इस सिग्नल में ये एंटीना क्या होता है, रिसीविंग एंटीना क्या करता है, इसको जो सिग्नल मिलता है वो ईएम वेव में मिलता है। ईएम वेव को ही हम लोग रेडियो वेव के नाम से भी जानते हैं, रेडियो वेव के भी नाम से जानते हैं। ईएम का पूरा नाम क्या हुआ बाबू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सिग्नल, ये एंटीना क्या करेगा, इसको मिलेगा सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, रेडियो वेव में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएम वेव। इन तीनों नाम को एक ही नाम को समझना है। ईएम वेव को ही पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ईएम वेव को हम लोग रेडियो वेव के भी नाम से जानते हैं। तो इसको मिला ई सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ई एंटीना क्या करेगा, उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये जो रिसीविंग एंटीना है वो क्या कर रहा है, तो यही कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। और वो वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां पे जो इस एंटीना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप होगा वो मिली वोल्ट में होगा, मिली एम्पियर में होगा, बहुत ही कम वोल्टेज का होगा, बहुत ही कम एम्पियर का होगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ये जो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, पहला काम किया ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्शन का, और अदरवाइज जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्शन का काम किया। अब ये क्या करेगा, ये जो सिग्नल को रिसीव किया वो सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो इसको साथ साथ एम्पलीफिकेशन का काम भी करेगा। ये क्या करेगा, एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। अब एक बात समझिएगा, आप लोग नेटवर्क में 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे एक टोटल पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसमें क्या होता है कि अगर किसी सर्किट का आउटपुट का रेजिस्टेंस इनपुट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो जो भी पावर है इनपुट पे वो पूरा आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे उसको कहते हैं हम लोग इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग। यहां पे भी वही काम होता है, क्योंकि ये जो बाहर है वो क्या है हमारा फ्री स्पेस, क्या है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस का इंपीडेंस जो होता है वो कितना होता है, ध्यान रखिएगा। फ्री स्पेस का इंपीडेंस, इंपीडेंस बोले तो रेजिस्टेंस, एसी के रूप में हम लोग इंपीडेंस कंसीडर करते हैं, और डीसी में
इंपिडेंस रेजिस्टेंस को एसी में हम लोग इंपिडेंस भी कहते हैं और डीसी में रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये फ्री स्पेस का, यह स्टार लगा के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा। फ्री स्पेस का इंपिडेंस जो होता है वो कितना होता है 377 ओम, 377 ओम या फिर और में 120 पाई ओम, 120 पाई ओम। और ये जो इंटरनल सर्किट है उसका रेजिस्टेंस जो होता है लगभग 75 ओम के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पूरा किसको चाहिए, इस ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर को चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए एक बैलून नाम का डिवाइस यूज होता है जो क्या करता है, इसको इंपीडेंस को मैच करा देता है। और इंपीडेंस जैसे ही मैच होता है तो ये पूरा फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, किसमें, तो ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर के फॉर्म में। तो इसलिए यहां पे 3 काम कर रहा है ये ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर। ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का काम कर रहा है, अदर फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन का भी काम कर रहा है, और एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है मिली वोल्ट मिली एम्पियर में, उसको एम्पलीफाई करने का भी काम कर रहा है। उसके बाद इंपीडेंस मैचिंग, यही इंपीडेंस मैचिंग के कारण कोई पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर के पास इंपीडेंस मैचिंग के कारण, क्योंकि इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस दोनों ये 377 ओम के करीब में है और ये 75 ओम के, ये क्या होगा कि बराबर हो जाएगा किसके मदद से, तो एक बैलून नाम का डिवाइस यूज होता है। क्या, बैलून नाम का डिवाइस। आपको टेलीविजन में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3rd यूनिट का जो वीडियो आपको है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, बैलून एक डिवाइस होता है जो कि इंपीडेंस मैचिंग का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्यून्ड एम्पलीफायर वर्क किया। उसके बाद एक क्या होता है, तो हमारा मिक्सर सर्किट होता है। मिक्सर सर्किट क्या होता है सर, तो ये मिक्सर सर्किट क्या करता है कि इसको 2 इनपुट मिलता है। 2 इनपुट बोले तो एक मिलेगा हमारा ये इनपुट वाला सिग्नल जो रिसीव किया, और एक ऑसिलेटर की मदद से सिग्नल मिलेगा, और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफएम के केस में कितना होता है, एफएम के केस में होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और एएम के केस में होता है 455 किलोहर्ट्ज। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही 455 किलोहर्ट्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से। ये क्या है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इसको आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट भी करते चलिएगा, सब ऑब्जेक्टिव है। फ्री स्पेस का इंपीडेंस तो 377 ओम या फिर 120 पाई ओम। इधर क्या है, जो रिसीविंग एंटीना है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये 2 हो गया। और फिर इधर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफएम के लिए तो 10.7 मेगाहर्ट्ज और एम के लिए 455 किलोहर्ट्ज। तो देखिए यहां पे जो है वो देखिए जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन कर रहे हैं मेगाहर्ट्ज में कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पे एफएम वाला टेक्निक यूज हो रहा है, एफएम वाला मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसका जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, 10.7 मेगाहर्ट्ज क्रिएट होगा। और क्या होता है कि इनकमिंग सिग्नल 100.9 मेगाहर्ट्ज है, हमारा 100.9 मेगाहर्ट्ज है इनकमिंग सिग्नल, 100.9 फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन किया है। तो देखिए ये जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक वेरी करेगा। ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा कि इसका जो डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मिक्सर के द्वारा वो कितना आएगा, 10.7 ही आएगा। जैसे समझिए इधर से इनकमिंग सिग्नल कितना फ्रीक्वेंसी वाला है, तो ये है 100.9 मेगाहर्ट्ज, और ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट होगा कि जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 10.7। तो 10.7 इसको में ऐड कर दीजिए, 100.9 10.7, तो 9 7 16 के साथ 9 7 16 के 6 वाक्यात में 1 वाक्यात में 1 और 1 1 1, मतलब कि इतना मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा क्रिएट होगा। और उसके बाद जो IF होता है इंटरमीडिएट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो FS, F नोट हो गया ऑसिलेटर माइनस FS। तो F नोट का वैल्यू कितना है, F नोट बोले तो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कितना है 111.6 माइनस, और FS का वैल्यू कितना है 100.9, 100.9। तो इन दोनों को घटेगा तो ये हो जाएगा 10.7 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो अब कहिएगा कि सर ये ऑसिलेटर वाला फ्रीक्वेंसी क्यों अपने आप बदल गया,
तो बता दे आपको कि ये जो सर्किट होता है इसमें एक दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है AFC और एक होता है AVC। AVC का पूरा नाम, AFC का पूरा नाम ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पूरा नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है बाबू ये सब। ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, ये पूरा नाम। तो यही कारण है कि यह ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है ऑटोमेटिकली ये इस तरह से बढ़ता है, ताकि डिफरेंस कितना है एफएम के लिए 10.7 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो यूज हो रहा है, ये जो रिसीवर है वो क्या है, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल पे कंस्ट्रक्टेड है। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है? तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल आप लोग को हो सकता है कि मे बी अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़े, इस सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक पेपर आएगा रेडियो रिसीवर के बारे में पढ़ने के लिए, वेव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ने के लिए, तो वहां पे डिटेल में हम लोग जानेंगे। ऐसे यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे ही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आया, फिर इसको IF एम्पलीफायर के द्वारा ये क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पे डीमोडुलेटर लगा हुआ है। डीमोडुलेटर क्या होता है? जहां से ट्रांसमीटर है वहां से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक मॉड्यूलेटर होता है, जिसमें उस माइक्रोफोन से जो सिग्नल रिसीव होता है उसको एक कैरियर सिग्नल पे सुपरपोज कर दिया जाता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, ताकि ये लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में मैंने अच्छे से पता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो उसी कैरियर सिग्नल को हटाने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन, और वो वर्क होता है डीमॉड्यूलेटर में। उसके बाद जो आपका बच गया वो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, वही जो माइक्रोफोन से आपने रिकॉर्ड किया है। तो उस माइक्रोफोन वाला सिग्नल, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके किसको दे दिया जाता है, तो स्पीकर को दे दिया जाता है। और इस स्पीकर के द्वारा वो साउंड जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग उसको आसानी से सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से एक हमारा रेडियो रिसीवर है जो कि वर्क करता है। अब ये फंक्शन को आपने क्यों बताया सर, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो बाबू आप ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं, तो आप जिस भी डिवाइस का ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको वेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हैं। इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट वर्क करके बताया। अब इसके मदद से हम लोग इस ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस को समझेंगे, हमको समझने में इजी भी होगा। अगर हम क्या है कि अभी मान लिया जाए हम एक ग्राहक हैं, एक यूजर हैं, कस्टमर हैं, जो हमारे घर में क्या था, एक रेडियो सिस्टम था। इस रेडियो सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे थे, बट हम नए यूजर थे, हमको नहीं पता था कि रेडियो सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे इसको चालू किया जाता है और कैसे बंद किया जाता है। क्योंकि आप लोग को बता दूं, रेडियो सिस्टम में जो वॉल्यूम का बटन, ये जो ट्यूनर होता है, इसी वॉल्यूम वाले ट्यूनर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो को ऑन करने का काम करते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसे ऑन करते हैं, तो हमने क्या किया, इस ट्यूनर की मदद से इसको ऑन करने का कोशिश किया और इस ट्यूनर को मैंने जबरदस्ती ऐठ दिया ज्यादा, तो हो गया, ये टूट गया। और टूट गया तो इससे क्या हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। बाद में पता चला, पहले इसको ऐठे तो ये टूट गया, फिर उसके बाद वॉल्यूम को ऐठे तो रेडियो स्टार्ट हो गया। रेडियो स्टार्ट हो गया है, अब ट्यूनर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन है, ये जो डंडी है वो आगे पीछे हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ट्यूनर का जो मूवमेंट हो रहा था वो टूट गया है, क्योंकि हमने उसको जबरदस्ती ऐठ दिया। मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से हमने रेडियो रिसीवर को खराब कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही रेडियो रिसीवर खराब हो गया, हम तो बंद कर दिए रेडियो और बैठ गए। हमारे पापा उधर से आए, वो पूरा रेडियो के शौकीनी आदमी है, शाम को आते हैं और उसके बाद एकदम नए विविध भारती लगाते हैं और गाने नए जमाने के सुनते हैं। क्या गाने नए जमाने के सुनते हैं, अलग अलग तरह के सॉन्ग के एकदम माहिर हैं। तो वो गाना ये सब सुनते हैं और गाने में सुनते हैं लगा करके एकदम कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो वो बड़े ख्वाब से आए, खाना पीना खा करके रेडियो स्टार्ट किया और रेडियो है जो कि बज ही नहीं रहा है,
सिर्फ साइंस कर रहा। अब उनका पारा हो गया हाई, तब उनको पता है कि घर में कौन रहता है, तो हम रहते हैं। पूछे क्या हुआ, क्या किया, तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे, बस वो समझ गए कि जरूर ने कुछ किया है लड़का। तब वो तो जब चलो भाई गलती से कर दिया होगा, नादान है, माफी हो जाता है, हो गया। लेकिन अगले दिन मेरे पापा क्या किए, उस रेडियो को लेकर के कहां गए, मार्केट गए, एक टेक्नीशियन के पास लेके गए। अब वो टेक्नीशियन जैसे ही रेडियो लेकर के गए, वो टेक्नीशियन क्या करेगा, सबसे पहले इनसे पूछा कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। वो जाएंगे टेक्नीशियन के पास, बोलेंगे देखा ना तनी सही रेडियो खराब हो गया, तनी देख द बना द का होले एकरा। तो अगर एक अच्छा टेक्नीशियन होगा तो वो पूछेगा, देखिए अभी हमको फॉल्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको पता लगा पाएंगे कि कहां पे हमारा फॉल्ट हुआ है। अब अगला कह रहा है कि विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, समझिएगा ये टेक्नीशियन की बात है, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉल्ट द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम इस फॉल्ट का पता नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए ये जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें फॉल्ट हुआ क्या है आखिर, और नहीं पता चलेगा तो हम झूठों के ओकरा में बरगलावित रहेंगे। जैसे सर आपको से कोई एक आध को क्वेश्चन पूछ दिए, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप कभी एने ईटा देखिएगा कि कैसे ईटा जोड़ल है, रूम में प्लस्तरा ना है, ईटा नजर आ रहा है तो ईटा देखिएगा, फिर ऐसे ऊपर देखिएगा, कभी एने देखिएगा तो कभी उन्हें श्याम के दने देखिएगा, कने राम के दने के कानून से कोई सुराग मिले कि ओकर जवाब दें। वही काम यहाँ पे हो रहा है टेक्नीशियन के साथ, उसको फॉल्ट का पता ही नहीं रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमको सुधार क्या करना है। तो बहुत जरूरी है फॉल्ट का एनालिसिस करना, सर्वप्रथम यही करना है। उसके बाद वो इरिटेबल हो जाएगा, मतलब अपने आप में झुंझुनापन, मतलब झुंझुनापन नहीं, खिसियालियन, मूड खराब। आपको कोई होमवर्क मिला, आपको से वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो कहा अरे काहे लग ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो जाता है, एकदम खीस भरे लगता है। वही ओकर बात कर रहा है कि उसको एमलेस एक्सरसाइज हो गया, उसको पत्ते नहीं चल रहा कि इसमें करे क्या, कैसे इसको सुधार करे, उसको कुछ नहीं पता चल रहा। ये हो गया फॉल्ट का। अब देखिए एक अगर गुड टेक्नीशियन होगा, वो क्या करेगा, proper fault analysis is done by the technician by gathering as so much information regarding the fault the customer or user saying my equipment does not work। देखिए अब क्या कर रहा है कि जो प्रॉपर टेक्नीशियन होगा वो क्या करेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, किसके मदद से, तो उस कस्टमर की मदद से, उस यूजर की मदद से जो एक डिवाइस लेके आया है रिपेयरिंग कराने के लिए, उससे तरह तरह के सवाल करेगा और उस फॉल्ट के बारे में जानने की कोशिश करेगा। जैसे क्या करेगा सर, आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इज नॉट सफिशियंट, देखिए अगर वो जो कस्टमर होगा वो तो आके कहेंगे कि देखिए ना ये मेरा रेडियो है वो काम नहीं कर रहा, माई इक्विपमेंट डज नॉट वर्क इज नॉट सफिशियंट। और ये जो वाक्य है कस्टमर के द्वारा अगर बोला जा रहा है और कोई टेक्नीशियन इतना सुन करके उसको कह दे रहा है कि ठीक है जाइए बना देंगे, तब ये अच्छा टेक्नीशियन का निशानी नहीं है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, तो मेनी अदर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द यूजर, वो अपने कस्टमर से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अच्छा एकरा में क्या हुआ था, अब चालू किए तो कैसे क्या हुआ, तो हम मेरे पापा बताएंगे हम चालू किए तो कुछ आवाज आ ही नहीं रहा था, खाली साइंस कर रहा था। अच्छा ऐसा बात है, तो फिर जो हमारा टेक्नीशियन है वो उनसे सवाल करेगा कि अच्छा इसके पहले भी ऐसा हुआ था, तो ना एक पहले नहीं हुआ है ऐसा, हाँ एक बार हुआ था खराब, पर ऐसा तरह का बीमारी नहीं हुआ था, वो कुछ अंदर में कुछ खराबी हो गया था जेकर कारण से। लेकिन ये तो अभी देखिए इसमें बैटरी मतलब कि सप्लाई भी हो रहा है इलेक्ट्रिक, पर बज नहीं रहा है। फिर उसके बाद पूछेगा कि अच्छा इसके साथ कुछ आप किए भी हैं यहाँ लावे के पहले, तो ना हम नहीं किए थे, हमारा जो बेटा था ना वो तनी सा बदमाश किस्म के है, ओकरा से पूछे तो वो बताया कि ऊपरे वाला के ऐठ दिया है कस के। तुरंत टेक्नीशियन धर लेगा कि अच्छा बीमारी इसका ट्यूनर में है, ट्यूनरे वाला लिंक टूट गया है जबरदस्ती ऐठे के कारण से। तो देखो उस टेक्नीशियन का कितना ज्यादा टाइम बच गया,
अगर ये कस्टमर से थोड़ा सा बातचीत नहीं करता, उसे इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करता, तो वो दिमाग लगाते रहता, आगे पूरा सर्किट को चेक करता, उसके बाद फॉल्ट को वो निकाल पाता। बट उसको डायरेक्ट कस्टमर से ही पता चल गया कि इसका ट्यूनर में खराबी है। समझ गए ना। अब देखिए, अगर वो नहीं जानता, उससे क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं करता कस्टमर से, तो उसको कुछ भी नहीं पता चलता, तो वो क्या करता कि स्टेप बाय स्टेप हर एक सर्किट का वेरिफिकेशन करता, चेक करता कि कहां किस में फॉल्ट है। जैसे मैं बता दूं, एक रेडियो रिसीवर के लिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, जहां से सिग्नल रिसीव होता है, वो क्या होता है? एंटीना होता है। तो सबसे पहले वो एंटीना को वेरीफाई करता कि एंटीना से सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पता चलता कि एंटीना हमारा ठीक ठाक है, तो फिर जाता ट्यूनर के पास। तो ट्यूनर के पास आता, तो चूंकि यहां पे गड़बड़ी था ट्यूनर में ही, तो ये ट्यूनर से तुरंत पकड़ा जाता है। ट्यूनर को घुमाता फिराता, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला सिलेक्शन वाला जो डंडी है वो आगे पीछे नहीं होता, तुरंत उसको आइडिया लगता है कि देखो इसमें ट्यूनर ही काम नहीं कर रहा, तब तो ये आगे पीछे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए नहीं मूवमेंट कर रहा, तो ट्यूनर को वो सुधार कर देता। ये तो हो गया। बट अगर किसी को ये भी ना पता होता, मान लिया जाए ट्यूनर मेरा खराब नहीं होता, स्पीकर खराब होता, तो देखिए कैसे पता चलता कि स्पीकर मेरा खराब है, फॉल्ट कहां पे है? स्पीकर में है, वो कैसे पता चलता? तो एंटीना को फर्स्ट स्टेज में हम वेरीफाई कर लिए, एंटीना मेरा सही है। ट्यूनर को वेरीफाई करते, तो ट्यूनर की मदद से ये आगे पीछे भी होता, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का काम होता, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं था। मिक्सर को चेक करते, तो मिक्सर से हमारा जो IF एम्पलीफायर है, मतलब कि IF फ्रीक्वेंसी जो है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज हमको मिलता, तो इसका मतलब कि मिक्सर भी सही से काम कर रहा है, इसमें भी किसी तरह का गड़बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद ये डीमोडुलेटर है, डीमोडुलेटर से हमारा ओरिजिनल, ये डीमोडुलेशन का प्रोसेस हो रहा है और ओरिजिनल सिग्नल हमको मिल रहा है। बट हमको यहां तक डीमोडुलेटर तक सही है, पर यहां पे हमको स्पीकर के बाद कुछ हमको आउटपुट ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए स्पीकर में ही खराबी था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब सारे सेक्शन का वेरिफिकेशन करते हैं, जिससे हमको क्या पता चल जाता है? फॉल्ट के बारे में पता चल जाता है कि किस सेक्शन में हमारा फॉल्ट है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम कुछ कस्टमर से भी उस इंस्ट्रूमेंट के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जान करके, कुछ ऐसे सवाल जैसा कि मैंने अभी पूछ करके बताया, आपको समझाया, इन सारे जानकारी को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं? फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट में फॉल्ट एनालिसिस के बारे में लिखने को आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं इतना इंटरेस्टिंग ढंग से क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जब तक आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट फिर भी मैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू तरोताजा कर दे रहा हूं। आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, ऑनलाइन कहने को है, बट ये ऑफलाइन जैसा सिचुएशन आपको क्रिएट करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ताकि आप इसको देखें, समझें और मेहनत करें। जिस तरह से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। इसको टाइम टू टाइम जब भी वीडियो देखें तो पेन पेपर लेकर के बैठे, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं उसको नोट करते चले। ऐसा कंडीशन क्रिएट करें, ऐसी स्थिति में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो जब आपके लिए एक टीचर इतना मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें। जितना टीचर कर रहा है उससे दुगना आपको तिगुना मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, अभी पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए। कहते हैं जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही हमारी पूंजी है, और मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत से नहीं कतराइए, एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।